Hello, my dear students. Myself, Bharat Goswami. I am physics teacher. आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया हमारे सामने? तो साइंटिस्ट का नाम था ऑरस्टेड। ऑरस्टेड ने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया, उसमें करंट फ्लो कर रहा है पहले से लाइट में, ठीक है। इसको इसने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से, और इसमें करंट फ्लो कर रही है। तो उसने क्या देखा कि इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, इस तरह से। यही क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। तो उसने क्या किया, यहाँ पे वो कंपास लेके आया, ठीक है। कंपास लेके आया तो कंपास की जो नीडल थी वो यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रही थी। इसी बेसिस पर उसने क्या बोला कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर आप किसी वायर में करंट फ्लो करवा देते हो तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये हमारे ऑरस्टेड सर ने बताया। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाने का जो श्रेय जाता है, जो कंट्रीब्यूशन जाता है, वो ऑरस्टेड सर को जाता है। उसके बाद आया हमारा, बट ऑरस्टेड सर इसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन नहीं कर पाए कि कितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, कितना उसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड है, ये ऑरस्टेड सर नहीं बता पाए। तो कौन बता पाया? तो दो साइंटिस्ट थे, बायोट और सावर्ट। बायोट और सावर्ट ने क्या किया कि एक इक्वेशन हमारे सामने दी, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। वो इक्वेशन आती है आपकी dv म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये बायोट सावर्ट ने हमारे सामने इक्वेशन रखी, और यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर, उसमें जो करंट आई फ्लो कर रही है, उसके कारण उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है। तो ये बायोट सावर्ट ने इसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया। इसके बाद और भी हमारे साइंटिस्ट आए, जैसे एम्पियर आया, फेराडे आया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है। इसी के साथ अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इन्होंने रिलेशन हमारे सामने क्या किया, प्रेजेंट किया, ठीक है। और उसी इन दोनों के जो रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके जीवन में काफी यूजफुल है। जैसे कि आप मोबाइल चला रहे हो तो उसमें जो जितने भी नेटवर्क है, इंटरनेट है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ पे आती है। तो वो सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एप्लीकेशंस है। इसके अलावा टेलीविजन हो गया, आपका रेडियो हो गया, तो ये सब एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ये सारी चीजें एप्लीकेट हो गई। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड। अब जो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं उसका नाम रहेगा लॉ ऑफ ऑरस्टेड। तो हेडिंग रखिएगा लॉ ऑफ ऑरस्टेड। लॉ ऑफ ऑरस्टेड, इसमें स्टेटमेंट लिखिएगा, अगर एन इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या स्टेटमेंट लिखिएगा इसमें, ए करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ ऑरस्टेड, ठीक है। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से प्लेन है, ठीक है। दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस प्लेन, और ये यहाँ पर एक वायर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक वायर है।
वायर है और इस वायर में क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ऑरेस्टेड ने क्या देखा, अगर किसी करंट कैरिंग वायर में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा होता है तो इसके चारों तरफ सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इस तरह से। ठीक है, और इसने यहाँ पर एक लॉ दिया, रूल दिया, द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की मदद से आप क्या कर सकते हो कि इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर कितना उसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा उसने क्या बोला, अगर आप थंब आपके राइट हैंड के थंब को अगर करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और आपकी जो बेंड फिंगर्स है वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है, इस तरह से, ठीक है। तो ये बात हो गई। और दूसरी मान लीजिए तो डायरेक्शन की बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूं और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, देखो। तो इसने क्या बोला कि आप थंब को तो रखिए करंट की डायरेक्शन है, और जबकि आप और अपने फिंगर्स को रखिए उस पॉइंट की तरफ और वहां से अपने फिंगर्स को परपेंडिकुलर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब अपने फिंगर्स को परपेंडिकुलर किया ऑफ दिस प्लेन तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ बता रहा है, इस बोल्ट प्लेन के अंदर की तरफ, तो उसको यहाँ पर डिनोट किया जाता है क्रॉस से। अब बच्चों में बात करूँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो सिमिलर थंब को रखा मैंने करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को रखा उस पॉइंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को क्या कर लिया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ है, तो उसे हम यहाँ पर डॉट से शो करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे अंदर की तरफ और यहाँ पे बाहर की तरफ, लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा द राइट हैंड रूल, द राइट हैंड रूल, द राइट हैंड रूल। और इसमें लिखिएगा if we put the thumb in the direction of current, if we put the thumb in the direction of current, then bent fingers represent the direction of मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका द राइट हैंड रूल। दूसरा, इसके बाद हम देखेंगे बच्चों रूल्स ऑफ ऑरेस्टेड के क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या होता है, देखिएगा फर्स्ट रूल क्या होगा कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दिस इज द रूल नंबर 1। दूसरा रूल क्या है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप राइट हैंड थंब की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा रूल क्या होगा कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही है उसका शेप कैसा होगा, सर्कल का शेप का। तो यहाँ पे जो इसका जो शेप होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो सर्कल की फॉर्म में रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट और जो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ पे लाई कर रही है, वो इस करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर रही है। ये इसका रूल नंबर 4 रहेगा। और बच्चों रूल नंबर 5 क्या बोलता है, अगर मैं इसकी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी क्या हो जाती है, वो भी रिवर्स हो जाती है। तो दीज आर द रूल्स ऑफ ऑरेस्टेड, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या लिखोगा, लिखो फर्स्ट रूल, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड
द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट। सेकेंड रूल लिखिएगा, द राइट हैंड रूल, द राइट हैंड रूल, the right hand rule is used to, the right hand rule is used to determine the direction of magnetic field. The right hand rule is used to determine the direction of magnetic field. ये दूसरा रूल हो गया। रूल नंबर 3 लिखिएगा, the magnetic lines and circle, the magnetic field lines and circle, the magnetic field lines and circle around the current carrying wire. The magnetic field lines and circle around the current carrying wire. This is rule number 3. Rule number 4, the magnetic field lines lie in the perpendicular to the wire. The magnetic field lines lie in the perpendicular to the plane of wire. ठीक है। Next, rule number 5, if we reverse the direction of current, then the direction of magnetic field also reverse. If we reverse the direction of current, then the direction of magnetic field also reverse. Okay, ये आपका हो गया अरेस्टेड, लॉ ऑफ अरेस्टेड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बायोट सावर्ट लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ ने क्या बोला बच्चों, देखिएगा इसका स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। देखिएगा बायोट सावर्ट is Biot-Savart law is an equation of Biot-Savart law is an equation of magnetic field due to current carrying element। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। तो बायोट-सावर्ट इज एन इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं इसने क्या बोला यहाँ पर। मान लेते हैं एक इस तरह से हमारे पास एक वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से किसी r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है बाय द इक्वेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेते हैं। तो ये हमने क्या लिया, यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है ना, और इस एलिमेंट की लंबाई मान लेते हैं dl। ठीक है, इस dl की वजह से अभी तक हम जितना जानते हैं उतना हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। लॉ ऑफ अरेस्टेड से हमें पता चला डायरेक्शन, तो यहाँ से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। थंब को रखिएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को रखिएगा उस पॉइंट पर, और उस वहां पर आप क्या कर लीजिए, फिंगर्स को परपेंडिकुलर ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रही है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनसाइड दिस प्लेन। ठीक है, ओके, ये तो बात होगी प्लेन की। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी बच्चों, यहाँ पर वो देखते हैं अपन। तो इसने क्या बोला बच्चों कि, और हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया है dl लंबाई का।
इस डीएल लंबाई के कारण इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करने वाले हैं। और इस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लेते हैं ये किसी थीटा एंगल पर ये पॉइंट है बच्चों। तो क्या बोला है इसने बायट साउंड में, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इसने बोला है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द एलिमेंट लेंथ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर इक्वेशन नंबर 3 की मैं बात करूं तो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ साइन ऑफ दिस थीटा, तो दिस इज साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 है ना। एंड द इक्वेशन नंबर 4 इज the magnetic field is inversely proportional of square of distance between this point. So this is equation number 4। अब इन सभी इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंबाइन लिखते हैं। तो देखिएगा क्या इक्वेशन आने वाली है हमारे पास, dB is directly proportional I dl sin theta upon r square। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। और हमें पता है फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट पिक्चर में आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा देखिएगा, तो dB इज इक्वल टू क्या होगा, मान लेते हो कांस्टेंट आ गया के, दिस इज I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वह दिस इज इक्वेशन नंबर 6 और यहाँ पे वह k इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसका वैल्यू होता है बच्चों 10 की पावर माइनस 7 के बराबर। और यहाँ पे म्यू नॉट क्या होता है, दिस इज द मैग्नेटिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम की परमिएबिलिटी है बच्चों। ओके, तो ये बात हमें समझ पाएगी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, दिस इज द म्यू नॉट। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैं इक्वेशन नंबर 6 से इसको क्या करता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, देखिएगा। तो यहाँ से हमारे पास आता है बच्चों, इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा dB इज इक्वल टू के की वैल्यू में पुट करूंगा बच्चों तो क्या आएगी देखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर व्हिच 7। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा। तो देखिएगा क्या लेंगे पर इस r की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यहाँ पर लेने वाला है। तो देखिएगा क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, और क्या कर रहा हूँ मैं, dl वेक्टर और r वेक्टर ले रहा हूँ इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में। दिस इज द r कैप, यहाँ पे r कैप लिया तो नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज r स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। मैं क्या करता हूँ देखो, जब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा वो देखिएगा। तो पता है आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर बाय आर। तो जब इस इक्वेशन नंबर 9, जब इक्वेशन नंबर 9 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 8 में पुट करूंगा तो देखिएगा क्या रिजल्ट आने वाला है। तो dB वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर into r वेक्टर और r। So this is the vector form of this equation. This is the equation number 10। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब इसी से मिलता जुलता इक्वेशन हम करने वाले हैं। इक्वेशन लिखिएगा,
एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक डायग्राम बनाया हुआ है इक्वेशन में। दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, और यहाँ से पॉइंट 3,4 पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, और स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू दे रखी है dl इज इक्वल टू 1 mm। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है बच्चों 10 एम्पियर। तो आपको b फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है सॉल्यूशन, हमें इक्वेशन पता है db इज इक्वल टू होता है, और बच्चों ये कितना एंगल दिया हुआ है इसका, ये दिया हुआ है 37 डिग्री। हाउ मच? दिस इज 37 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों r कैसे निकालोगे, जैसे देखिएगा यहाँ पर r निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको 0,0 यहाँ पे x है और हमें ये डिस्टेंस r निकालनी है, तो क्या होता है x2, इसको मान लो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। क्या होगा, x में से 0 जाएगा तो x का स्क्वायर प्लस y में से 0 जाएगा तो y का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या आ गया, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू देखो, तो r इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 16, तो दिस इज दी 5। तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो देखिएगा dB इज इक्वल टू हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 का वैल्यू होता है 10 की पावर माइनस 7, सबको पता है। I दिया हुआ है 10 एम्पियर, dl का वैल्यू आपके पास है 1 mm, और mm को आप मीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर माइनस 3 मीटर लिखेंगे। तो ये आ गया 10 की पावर माइनस 3 मीटर। साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से साइन 37 होता है प्यारे बच्चों 5/3 के, सॉरी 3/5 के इक्वल। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, ये हो गया 3/5, और अपोन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 24 इंटू 10 की पावर माइनस 12 टेस्ला। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये एलिमेंट पॉइंट P पर। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। क्या डायरेक्शन होगी, इस तरह से। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।